बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह मुंह अंधेरे उठना उस लड़के की मजबूरी थी, क्योंकि उसका बाप एक किसान था और गायों का दूध दोना उस लड़के की जिम्मेदारियों में शामिल था। सारे काम निपटाकर वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होता। उसको बोलने और तकरीर करने का बहुत शौक़ था। वो जिस रास्ते से कॉलेज जाता वो खेतों के दरमियान से गुजरता था। बोलने के शौक़ से मजबूर वो लड़का रास्ते में अपने साथ ही मुकालमा करता रहता। एक दिन वो रुका और सामने खेत की तरफ देखते हुए यूं तसव्वुर किया गोया वो एक मजमा हो और सैकड़ों लोग उसके सामने हों। उसने उसी कैफियत में बोलना शुरू किया। कुछ देर बोलने के बाद इसको मज़ा आ गया और वो बोलता रहा। फिर तो ये उसकी रूटीन ही बन गई। वो रोज़ इसी रास्ते से गुजरता और अपने तख़ील के इज्तिमा से खिताब करता। दोस्तों, जुनून किसी भी काम का हो रंग ज़रूर लाता है। वक़्त जैसे पर लगाकर उड़ गया। 1916 का साल आया तो इस लड़के ने एक बड़ी बिल्डिंग किराए पर ली, क्योंकि अब इसको सुनने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी और उसके पास जगह कोई मुस्तकिल नहीं थी। बिल्डिंग में मुस्तकिल इंतज़ामात हो जाने के बाद हज़ारों लोग इसको सुनने आते। वो अपनी खताबत के जौहर दिखाते हुए उन्हें ज़िंदगी गुजारने का दर्स देता। उसकी बातें रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लक होती, लेकिन वो इस कदर मुनफरिद अंदाज में बयान करता कि वो लोगों को बड़ी हैरत अंगेज़ लगती और वो तालियां बजा बजा कर इसको दाद देते। फ़न तकरीर की बदौलत वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और बड़ी बड़ी मारूफ शख्सियात इसको अपना गुरु मानने लगी। दोस्तों, इस लड़के का नाम डेल कारनेगी है। दुनिया इसको सेल्फ हेल्प का बाबा आज़म कहती है। दोस्तों, डेल कारनेगी 24 नवंबर 1888 को मैरीवेल अमेरिका में पैदा हुआ। चूँकि इसने आँख ही ऐसे माहौल में खोली थी जो मेहनत और मशक्क़त से भरपूर था, इसलिए ये चीज़ इसकी फितरत में शामिल हो गई। बोलने का इसे बेहद शौक़ था। कॉलेज के तकरीरी मुकाबलों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता और अपने इस शौक़ की तकमील करता। इस मौजू पर इसने मुख्तसर से कोर्सेज़ भी बना लिए थे। वो लोगों को तरकीब दिलाता कि इन कोर्सेज़ को पढ़ें और इनसे फ़ायदा हासिल करें। यूँ इसका कुछ ना कुछ ज़रिया मुआश भी चल निकलता। दोस्तों, इसके अज़ाइम बड़े ऊंचे थे, लेकिन घरेलू हालात इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे। मजबूरन इसको खुद ही मेहनत करनी पड़ती। इसने घर घर जाकर मक्खन, डबल रोटी और साबुन भी फरोख्त किए। एक वक्त में इसको एक्टर बनने का शौक़ हुआ। इसने किस्मत आजमाई की, लेकिन शायद इसका मैदान नहीं था। इस वजह से वो जहाँ ज़्यादा देर तक न टिक सका। YMCA के एक हॉस्टल में रहते हुए वो सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। अल्लाह ने इसको जहानत भी खूब दी थी और अब इस जहानत को इस्तेमाल करने का वक़्त आ चुका था। यकायक के ख्याल इसके जहन में आया और इसने उसी पर काम शुरू कर दिया। इसने हॉस्टल में रहने वाले तलबा को पब्लिक स्पीकिंग के गुर बताने शुरू किए और उनसे फ़ीस भी लेना शुरू की। तलबा को जब इसकी महारत का इल्म हुआ तो वो जोक दर जोक इसकी क्लास में शामिल होने लगे। यहाँ इसने एक और अक्लमंदी की और अपनी आमदनी से कुछ हिस्सा कॉलेज को भी देना शुरू किया। यूँ दोनों का फ़ायदा होने लगा। इसकी शोहरत YMCA के हॉस्टल से निकलकर चारों तरफ फैलना शुरू हुई। 1912 में इसने अपने ही नाम से डेल कारनेगी कोर्स तैयार किया और नौजवानों को पढ़ाने लगा। शोहरत के साथ साथ इसकी आमदनी में भी अच्छा खासा इजाफा होने लगा, मगर ये आमदनी रुक गई। पहली जंग अजीम के दौरान इसकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आया। दिफाई नुक्ता नज़र से मुल्क को जवानों की ज़रूरत थी। डेल कारनेगी को भी ज़बरदस्ती फ़ौज में शामिल किया गया। वो इस फील्ड का बंदा ही नहीं था। इसने काफ़ी कोशिश की कि यहाँ से किसी तरह निकल सके, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा ना हुआ। जंग के माहौल में रहना दिन ब दिन इसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसने दरख्वास्त दी कि इसकी उंगली में कुछ फ़र्क है, जिसकी वजह से वो बंदूक का ट्रिगर नहीं दबा सकता। मुआयना करने पर बात दुरुस्त निकली और इसको फ़ौज से जाने की इजाज़त मिल गई। अब इसने अपने काम के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला किया। वापस आकर इसने एक बड़ी बिल्डिंग ली और उसको एक अकेडमी की शक्ल दे दी, जिसमें वो मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी के लोगों से मुलाकात करता और इन्हें पब्लिक स्पीकिंग और शख्सियत साजी के गुर सिखाता। आने वाले अफराद इसके जादू भरे अल्फाज से मुतासर होते। वो हर पेचीदा बात को आसान बनाने में महारत रखता था। पब्लिक स्पीकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिलेशनशिप जैसे हसास मौज़ूआत को उसने अपनी काबिलियत से
اس قدر آسان اور دلچسپ بنا دیا تھا کہ جو بھی ایک بار اس کی تقریر سنتا اس کو لگتا جیسے مجھے اس مسئلے کا ایک بہترین حل مل گیا ہو۔ اس نے اپنے کمالات کو صرف بولنے تک ہی محدود نہیں کیا بلکہ انہیں کتابوں کی شکل بھی دی۔ ڈیل کرنگی شخصیت سازی اور فن تقریر کا گرو ہے اور جدید طرز تقریر میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ وہ امریکہ کے 70 اخبارات میں مخصوص موضوعات پر کالم بھی لکھا کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی تحقیق اور مشاہدے کو کتابوں کی شکل بھی دے رہا تھا۔ اس کی جو بھی کتاب منظر عام پر آتی لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے اور وہ کتاب مختصر وقت میں فروخت کے ریکارڈ توڑ دیتی۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 1936 میں جب اس کی کتاب ہاؤ ٹو وین فرینڈ شائع ہوئی تو اس کی 1 کروڑ سے زائد کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس کتاب کے علاوہ ڈیل کرنگی کی کچھ مزید شہرت یافتہ کتابیں بھی، آئیے دوستو ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ دی آرٹ آف پبلک اسپیکنگ، یہ ڈیل کرنگی کی ایک بہترین کتاب ہے جس میں اس نے پبلک اسپیکنگ اور تقریر کے اسرار و رموز دکھائے۔ یہ ایسے آسان اور بہترین طریقے ہیں جنہیں اپنانے سے انسان نہ صرف اچھے انداز میں تقریر کر سکتا ہے بلکہ اپنے خوف و ڈر کو قابو کر سکتا ہے۔ وہ اس کتاب میں بتاتا ہے اگر تقریر کرنے سے پہلے اپنی تقریر کے مواد کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس کو ذہن نشین کر لیا جائے تو بڑی حد تک تقریر بہترین ہو جائے گی۔ جس موضوع پر تقریر کرنی ہے اس کا آئیڈیا پر فوکس کرنے سے انسان کا یہ خوف ختم ہو جاتا ہے کہ میں تقریر کے دوران کیسے کھڑا ہوں اور مخاطب لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ نمبر 2، پریکٹس۔ اپنی تقریر کی پریکٹس بہت ضروری ہے۔ اگر پہلے سے پریکٹس نہیں ہوگی تو پھر ڈائس پر تھوڑی ہی دیر میں پسینے چھوٹنے شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 3، اپنی کامیابی کی امید رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ میں ایک بہترین طریقے کے ساتھ تقریر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، اس کتاب میں ڈیل کرنگی نے پریشانی اور غم پر کنٹرول کرنے کے بارے میں کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہر انسان خود کو ذہنی اذیت سے بچا سکتا ہے۔ اس کتاب کے اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، انتہا کو دیکھیں۔ کسی بھی پریشانی اور غم کی حالت میں سوچیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ جب آپ مسئلے کی حقیقت پر غور کریں گے تو اکثر اوقات معلوم ہو جاتا ہے کہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں جتنا کہ پریشانی ہوتی ہے۔ مسئلے کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد اس کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اوسط کا قانون۔ اکثر لوگ بلا وجہ کے خدشات اور بدگمانیوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں ہوائی جہاز میں سفر کروں گا تو وہ کہیں کریش نہ ہو جائے۔ حالانکہ تحقیق بتاتی ہے کہ جہاز کریش ہونے کا خطرہ 5.5 ملین ہوائی سفروں میں سے ایک میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بلا وجہ پریشانیوں سے خود کو بچائیں اور اوسط کے قانون کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 3، اذیت کی یاد۔ بعض لوگ ایسی چیزوں کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیتے ہیں جن کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، اب اس نے یہ کام صرف ایک دفعہ کیا لیکن آپ اس کو روز یاد کر کے خود کو اذیت دیتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی پریشانی بڑھتی ہے۔ نمبر 4، کاش کا پھندا۔ بعض لوگوں کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ان کے ذہن میں کاش کی تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتے رہتے ہیں کاش میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ خود کو خوش رکھنے کا فارمولہ یہ ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھیں۔ ہاؤ ٹو ون فرینڈ اینڈ انفلوئنس پیپل۔ معاشرے میں رہتے ہوئے بہترین لوگوں کو دوست کیسے بنایا جائے، اس کتاب میں ڈیل کرنگی مندرجہ ذیل گر بتاتے ہیں۔ نمبر 1، تعریف اور اہمیت دیں۔ لوگوں کی تعریف کریں اور ان کے اہم اور چھوٹے بڑے کاموں کی حوصلہ افزائی کریں۔ تنقید کرنے والے تو بہت ہیں لیکن تعریف کرنے والا کوئی ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو ان کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں تو ان کا پیار اور لگاؤ آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے، دوسرے کیا چاہتے ہیں۔ ڈیل کرنگی نے اس پوائنٹ کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ جس حال میں وہ اپنے لیکچر کرواتا تھا، عین وقت پر مینیجر نے اس کا کرایہ 3 گنا بڑھا دیا۔ اگلے روز ایک بڑا سیشن تھا جس کے سارے ٹکٹ بک چکے تھے اور اب اس کو مؤخر کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ایسے میں ڈیل کرنگی مینیجر کے پاس آیا اور ایک صفحہ لے کر کہا،
आओ देखते हैं आपने जो फैसला किया इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या क्या हैं। फ़ायदा तो ये है कि मेरे सेशन की जगह आपको शादी की किसी तकरीब की बुकिंग मिल सकती है। नुकसान ये है कि मेरे लेक्चर के मनसूख हो जाने से आपको जो रूटीन से किराया मिलता था वो बंद हो जाएगा। दूसरा नुकसान ये है कि मेरे लेक्चर में हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, जिससे आपके हाल की अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। इस काम को आप हज़ारों डॉलर खर्च करके ही कर सकते हैं, लेकिन मैं मुफ्त में करके दे रहा हूँ। करंगी ने यह सफ़ा मैनेजर को दिया और अपने फैसले पर सोचने का कहा। अगले दिन मैनेजर का खत आया जिसमें इसने अपनी बात वापस ले ली थी और सिर्फ 50% किराया बढ़ा दिया था। डेल करंगी बताता है कि ताल्लुकात में सिर्फ अपनी मंशा को ना देखें बल्कि दूसरों के फ़ायदे का भी सोचें। नंबर 3, लोगों को अहमियत दें। हर इंसान के जहन में एक फ़िल्म चल रही होती है जिसका हीरो वो खुद होता है, इसलिए लोगों से मिलते वक्त अपनी बड़ाइयाँ बयान करने की बजाय इन्हें बोलने दें और इनमें दिलचस्पी रखें। ऐसा करने से मुखातब शख्स खुद ब खुद आप में दिलचस्पी लेने लगेगा। इस बारे में डेल करंगी का मशहूर जुमला है कि आप कोशिश करके भी 2 सालों में इतने दोस्त नहीं बना सकते जितने सिर्फ 2 महीने लोगों में दिलचस्पी लेकर बना सकते हैं। दी लीडर इन यू, ये लीडरशिप पर डेल करंगी की एक बेहतरीन किताब है। वो बताता है कि एक लीडर में मुतज़्ज़ा ज़ैल औसाफ होने चाहिए। नंबर 1, कम्युनिकेशन। एक लीडर को अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन का मैदान वसी रखना चाहिए ताकि लोग इसके साथ अपने आइडियाज़ तबादला ख्याल कर सकें और एक बेहतरीन आइडिया को अमल में लाया जा सके। नंबर 2, मोटिवेशन। एक बेहतरीन लीडर वही होता है जो अपने हर टीम के मेंबर को अहमियत देता है, अदारे के लिए किए गए काम पर इसको शाबाश देता है और मज़ीद कारकर्दगी के लिए मोटिवेट करता है। नंबर 3, सुनना। एक बेहतरीन लीडर वही होता है जिसमें सुनने की काबिलियत होती है, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने से 2 फ़वाइद मिलते हैं। नंबर 1, नया सीखना। नंबर 2, दूसरों के दिल में इज्जत बढ़ाना। नंबर 4, गोल सेटिंग। बेहतरीन लीडर वो होता है जो अपने अहदाफ पर नज़र रखता है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए स्मार्ट तरीकों के साथ अपनी टीम को लेकर चलता है। नंबर 5, अपनी गलती तस्लीम करना, शिकायत और तनकीद को बर्दाश्त करना। हर इंसान से गलती होती है। लीडर को भी चाहिए कि जब इससे कोई गलती हो जाए तो वो खुले दिल के साथ तस्लीम करे। इसके 2 फ़वाइद होंगे। नंबर 1, आइंदा टीम मेंबर्स में किसी से कोई गलती हो जाए तो वो कोई तावील देने की बजाय इसको तस्लीम करेगा। नंबर 2, टीम मेंबर से गलती हो जाने की सूरत में लीडर इसको तनकीद या इल्ज़ाम देने की बजाय गलती की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेगा और इसको हल करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, डेल करंगी का बुनियादी मकसद हर इंसान को उसकी अपनी नज़रों में मोतबर बनाना था ताकि अल्लाह ताला ने इसको जिस काबिलियत के साथ पैदा किया वो इसको इस्तेमाल में लाए और एहसास कमतरी से बच जाए। वो एक बेहतरीन माहिर नफ्सियात भी था जिसने अपने मरीज़ों की कमज़ोरियों की तशख़ीस की और इन्हें इस मर्ज़ से छुटकारा पाने के साथ साथ कामयाबी की शाहराह पर दौड़ने का हुनर भी सिखाया। डेल करंगी लोगों को अपने तजर्बे की बदौलत दूसरों के दिलों में अपना मस्कर बनाने और हर दिल अजीज़ बनाने की तरकीब सिखाता है। वो ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी जंग को भी नाकाबिल तस्कीर नहीं समझता। इसके मुताबिक अगर इंसान खुद पर मेहनत करे तो वो बड़े से बड़े इम्तहान में भी कामयाब हो सकता है। वो इंसानियत से मोहब्बत का दर्स देता है और हर इंसान को अहमियत देने के साथ साथ माशरे में बेहतरीन तल्लुकात कायम करने का भी ख्वाह है। इसने ये तमाम बातें महज ज़ुबान से बोली बल्कि अपनी ज़िंदगी के सफ़र में करके दिखाई कि कैसे गांव का रहने वाला एक गरीब किसान का बेटा बड़ी बड़ी मुश्किलात को सह गया, नामुनासिब हालात को अपने लिए साजगार बनाया, मेहनत और कोशिश का लगाम थामे रखा, अपनी सलाहियतों को पॉलिश किया और उनको दूसरों के फ़ायदे के लिए मंजर आम पर लाया। अपनी मुनफरद सोच और बुलंद अज़म की बदौलत वो अपने वक़्त का एक मौसर इंसान बन गया जिसने ना सिर्फ इस वक्त लोगों को एक शानदार ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया बल्कि अपनी तहरीरों के ज़रिए आज तक इंसानियत की खिदमत में लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।